हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर देसी गुरुजी। हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का सीरीज शुरू किया था। लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें ये क्या क्या देखा था याद है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो अगर इस चैप्टर पे अच्छे से पकड़ बनानी है, अगर इस अच्छे से समझना है, तो इस सीरीज के रेगुलर वॉचर बने रहो, सीरीज शुरू से देखो। और योर देसी गुरु जी पे आपको सारे वीडियो सारे कोर्सेज फ्री में दिए जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। चीजों को बार बार रिपीट किया जाएगा। तो कुछ चीजें अगर तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें वो चीज समझ में आ ही जाएगी, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें अब ये पता चल चुका है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, पता कैसे करते हैं। अब हम लोग इस सीरीज वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, एनी आइडिया? केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का ही एक्सप्रेसिबल फॉर्म है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, लेट्स से कि एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला फटाफट सोचो क्या होगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि H होगा और बहुतों को लग रहा होगा H2 होगा। क्या होगा वो कंफर्म करो, क्या होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का एंड ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं तो बनता है वाटर। वही वही वाटर जो हम लोग पीते हैं, जिससे नहाते हैं, ठीक है, वही वाला पानी। तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास? वाटर बन रहा है। ऑलराइट। इस चीज को हम लोग अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं हो सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूं प्रॉपरली, या इस तरीके से ही लिख दूं, या पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखूं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जिस फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सबसे इफेक्टिव, सबसे आसान होना चाहिए, और उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन डिराइव कर होने चाहिए, राइट। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए जिस फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने शब्दों के फॉर्म में लिखा है, राइट, इसे और इजी बनाने के लिए वी टेक सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। हम इसे सिंबल्स में ही लिखेंगे। तो सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है। H2, H नहीं, H का मतलब हाइड्रोजन एटम which do not exist freely. The very definition of an atom says that atoms do not exist freely except for the noble gases. नोबल गैसेज है ना, पीरियोडिक टेबल देखा है कभी? एक ऐसा कलर का, एक ऐसे शेप का एक तो टेबल देखा ही होगा कभी ना कभी। दिस इज पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इसका जो लास्ट कॉलम होता है, जो लास्ट ग्रुप होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग नोबल गैसेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एकमात्र ग्रुप है या एकमात्र ग्रुप ऑफ एटम्स है, एलिमेंट्स है, जिसके एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी अचीव्ड होता है। अभी ऑक्टेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी गेस की पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है सो डोंट वरी, इन सम अदर वीडियो वी विल डिस्कस दैट आल्सो, राइट। सो नॉर्मली एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्री। अगर तुम हाइड्रोजन का एटम ढूंढने जाओगे तो एक एटम तुमको कभी भी अकेला मिलेगा ही, राइट। आई एम नॉट सेइंग एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट, आई एम सेइंग एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, राइट। एक एटम तुम्हें मिलेगा ही नहीं कभी अलग से हाइड्रोजन का। जब भी मिलेगा वो H2 के फॉर्म में मिलेगा, या हो सकता है किसी और एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिले, बट वन सिंगल एटम विल नेवर बी फॉर्म, राइट। तो दिस इज H2, दिस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो असली में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, H के फॉर्म में नहीं। अगर किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर लो, राइट। H2 इज हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल which can exist stably freely, right। लेकिन एटम्स can't, एटम्स फ्रीली स्टेबली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ H का मिलना पॉसिबल नहीं है। मिलेगा तो वो H2, दो एटम्स कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, राइट। H2 कैसे बना है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दो एटम्स क्या करते हैं, अपने एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है।
राइट, क्योंकि इसे दो की जरूरत है ना स्टेबल होने के लिए। तो दोनों एटम्स क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे और बन जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना इट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड उस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। जैसे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम का भी उतना ही है जितना कि इस एटम का, राइट। और सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। तो ये जो बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है, तो वैसे बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2। ठीक है, और सिमिलरली ऑक्सीजन गैस होता है O2, सिर्फ O नहीं, क्योंकि वो तो स्टेबली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा वाटर, H2O। ऑलराइट, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो अभी हम लोगों ने लिखा ना दिस इज इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसी चीज को हम लोग थोड़ा और आसान तरीके से बता पा रहे हैं। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। The problem is कि this equation is still not complete। ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रिक्टली सही इसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन अभी भी नहीं। ठीक, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटन तो समझते हो ना, कंकाल, राइट। तो ये रिएक्शन एक कंप्लीट प्रॉपर केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन है, अभी भी कंप्लीट इक्वेशन बना नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना कुछ चीजें कमी है। जो केमिकल इक्वेशन, हम लोग किसको केमिकल इक्वेशन बोल रहे थे, इट्स नथिंग बट जस्ट एन एक्सप्रेसिबल। अब वो आप लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन in such a form that it delivers maximum information। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से डिलीवर कर सके। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मकसद यही है कि चीजों को और इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, हमें इक्वेशन देखते ही उस रिएक्शन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाने चाहिए, जो कि स्टेटमेंट में करेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इट विल ऑल ओनली गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस से और वाटर बना है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये ना रिएक्शन कंप्लीट नहीं। देखो रिएक्शन में जो एरो है वो क्या बता रहा है कि रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स या जो सब्सटेंसेस एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड में लिखते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वाटर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस केस में, इस रिएक्शन के केस में जो हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है दे आर रिएक्टेंट्स व्हाइल वाटर इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, और प्रोडक्ट वो जो रिएक्शन शुरू होने के पहले था ही नहीं, अब उसकी वो बन रहे हैं बाय द रिएक्शन अमंग द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस केस सिचुएशन क्या है, this and this are reactants, right, and this is product। तो एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। अब जो प्रोडक्ट है, जैसे इस केस में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स दो लिया था और प्रोडक्ट एक बन रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि रिएक्टेंट्स हैव कंबाइंड, दोनों कंबाइन कर गए, राइट। तो ऐसे रिएक्शन को ना हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हम लोग इस चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कि सच अ रिएक्शन वेयर मोर देन टू या मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन and form one single product, such a reaction is called combination reaction। कभी कभी एक ही रिएक्टेंट होता है और वो टूट कर दो तीन प्रोडक्ट्स बनाता है, तो फिर उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, हम लोग वो आगे डिटेल में देखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उस केस में एक प्रोडक्ट जनरली ऐसा होता है जिसे
जो डिजायरेबल होता है, जो जिसे पाने के लिए या बनाने के लिए रिएक्शन करवाया गया था, ठीक है, और साथ में एक दो प्रोडक्ट्स बस बन जाते हैं, राइट, एज द पार्ट ऑफ अ रिएक्शन वो बस बन जाता है, वो हमें चाहिए नहीं था, बस बन जाता है। तो जो प्रोडक्ट डिजायरेबल था, जो चाहिए था, जिसके लिए वो रिएक्शन करवाया गया है, उसे हम लोग मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है जो बस गलती से बन गया है, चाहिए नहीं था, उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बात आई समझ में? दो दो टर्म्स है, मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस जैसे जो प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो पता है ना, जिससे प्लांट फूड बनाता है, उस फूड का नाम ग्लूकोज है, राइट। तो रिएक्टेंट्स में क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब वो दोनों रिएक्ट करता है तो बनाता है ग्लूकोज, और साथ में बनता है ऑक्सीजन गैस। प्लांट ने ये सारी मेहनत, ये सारा प्रोसेस किया था ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट, बिकॉज ग्लूकोज इज द फूड, राइट। लेकिन साथ में ऑक्सीजन गैस भी बन गया। अब ऑक्सीजन गैस बनाना नहीं था प्लांट को, वो तो ग्लूकोज बना रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन यूजलेस है, उसका अपना यूज है, वो ठीक है। बट ये वाला जो प्रोसेस, ये जो सारी मेहनत प्लांट ने की थी, दैट वाज डन ओनली एंड ओनली फॉर ग्लूकोज। बट साथ में जो ऑक्सीजन बन गया, तो ऑक्सीजन हो गया बाई प्रोडक्ट और ग्लूकोज हो गया मेन प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आई गई होगी। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। तो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट तो पता चल रहा है इस इक्वेशन को देख के, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, राइट, और उनका अमाउंट क्या है, ठीक है। हम इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं निकल रही है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फिजिकल स्टेट्स है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, ये इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो भी कंपाउंड्स है उनके बगल में ब्रैकेट से उसका स्टेट सिंपली डिनोट कर देंगे। अब जैसे हाइड्रोजन गैस है, राइट, तो ये गैसियस फॉर्म में है, तो इसके बगल में ब्रैकेट से हम लोग लिख देंगे जी, ठीक है, जी मीन्स गैस। इधर ऑक्सीजन है, इसके भी ये भी गैसियस फॉर्म में, तो इसको भी बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे जी, ठीक है। वाटर अगर वेपर के फॉर्म में बन रहा है तो गैसियस फॉर्म में तो जी लिख दोगे, अगर लिक्विड बना है तो ब्रैकेट में एल लिख दो, ठीक है। तो गैसेस के लिए जी लिखेंगे, लिक्विड्स के लिए एल लिखेंगे, और सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, ठीक है। इससे हमें उसका फिजिकल स्टेट पता चल जाएगा। लिक्विड स्टेट में कभी कभी क्या होता है, हमें एक टर्म देखने को मिलता है एक्वस, ए क्यू यू ई ओ यू एस, ठीक है, एक्वस। इसे हम लोग शॉर्ट में ब्रैकेट में ए क्यू लिखेंगे, राइट। एक्वस इज नॉट जस्ट लिक्विड, ये लिक्विड से थोड़ा अलग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गेस कर पा रहे हो? इसके फर्स्ट थ्री लेटर्स हैं ए क्यू यू, ठीक है। ये कभी देखा है और कहीं भी जाना पहचाना लग रहा है? इन शब्दों से तो फैमिलियर हो ना? एक्वेटिक, एक्वेरियम, या एक्वागार्ड, इन सब में कुछ ऐसी बात है जो कि तीनों में कॉमन है, जिनसे ये तीनों रिलेटेड है। क्या? पानी, जल, H2O, राइट। aqua means water, right? Aquatic, aquarium, aquaguard, all are related with water. This simply means कि AQU aqua term जहां भी मिले, something has to be related with water. सेम यहां भी है। aqueous का मतलब होता है dissolved in water। जब भी कोई चीज पानी में डिजोल्व सॉल्युबल फॉर्म में रहे, तो हम लोग उस सोल्यूशन को एक्वस बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज में डिजोल्व करने पे एक्वस नहीं बोलेंगे, वाटर ही सॉल्वेंट होना चाहिए। वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम चीजें घुल ही जाती है, राइट। तो वाटर में जब उस चीज को डिजोल्व करके जो फॉर्म तैयार होगा, उसे हम लोग एक्वस बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं या जो रिएक्शन है, वो हम लोग वाटर के ही प्रेजेंस में करते हैं। वाटर एक्ट्स एज द मीडियम, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनका स्टेट एक्वस ही होता है, ठीक। हमेशा नहीं, पर मैक्सिमम टाइम्स। तो ये एक्वस हो गया। तो अगर मान लिया कि अगर एक्वस सोल्यूशन है, तो आप लिक्विड का एल नहीं लिखोगे। लिक्विड का मतलब हो गया पिघला हुआ फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म, ठीक है। वो अपने नेचुरल लिक्विड स्टेट में, वो तो है नहीं, राइट। अगर जब वाटर में डिजोल्व है तो वो सिर्फ लिक्विड नहीं है ना, तो वो हम लोग एक्वस लिखेंगे, ब्रैकेट में ए क्यू लिखेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट, ये पहले वीडियो में थोड़ा सा तो बताया ही था प्रेसिपिटेट क्या होता है।
प्रेसिपिटेट का मतलब जब चीजें नीचे सेटल डाउन कर जाए, राइट। इसका एक एग्जांपल याद है रिएक्शन का, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो। फर्स्ट वीडियो, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज वॉच दैट वीडियो, ताकि ये चैप्टर बेहतर से समझ में, ठीक है। वो चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो फिर ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब कोई चीज इनसोल्यूबल रहता है सोल्यूशन में, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है। पानी में बालू को अगर डिसॉल्व कर देंगे तो क्या वो घुल जाएगा? नहीं ना, कुछ देर अगर छोड़ दोगे तो वो सेडिमेंट कर जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो जब कोई प्रोडक्ट बना इनसोल्यूबल है उस सोल्यूशन में या उस मीडियम में, तो इट सिंपली सेटल डाउन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है। The example which I was talking about was between barium chloride and potassium sulfate या कोई भी सल्फेट नॉर्मल, ठीक है। तो बैरियम क्या करता है, अपना सल्फेट बना लेता है और पोटेशियम का क्लोराइड बन जाता है या जो भी मेटल, ठीक है। तो ये जो बैरियम सल्फेट बनता है ये व्हाइट फ्लेकी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, ठीक है। जो व्हाइट कलर के ग्रैन्यूल्स आपको नीचे सेटल डाउन करते हुए दिखेंगे तो वो प्रेसिपिटेट है। तो जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो वैसे तो वो है सॉलिड ही, लेकिन हम लोग उसके लिए ब्रैकेट में पीपीटी लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करेगा ना कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। सॉलिड तो ऑब्वियसली वो होगा ही, वो तो प्रेसिपिटेट रहेगा तो हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि सॉलिड ही है, राइट। लेकिन प्रेसिपिटेट के लिए पीपीटी लिख देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक। और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो भी यूज करते हैं, सिग्निफाइंग कि वो चीज नीचे सेटल डाउन कर रहा है। इस सिमिलरली जब गैसेज हो, ठीक है, तो हम लोग अपवर्ड एरो यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो गैस ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो, गैसेज के लिए अपवर्ड एरो या ब्रैकेट में स्मॉल जी, सॉलिड के लिए ब्रैकेट में स्मॉल एस, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में स्मॉल एल, और एक्वस के लिए ब्रैकेट में ए क्यू, ठीक है। क्लियर? तो इतनी सारी बातों से हुआ क्या, हम लोगों ने इक्वेशन से थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन अब हम लोग दे पा रहे, अब हम लोग फिजिकल स्टेट्स भी डिनोट कर पा रहे। अब ऐसा लिखा रहेगा तो हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये गैसियस है, ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, या जो भी, राइट। अब हमारी बारी है कि हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी शो कर पाए, राइट। तो ताकि इक्वेशन थोड़ा और इफेक्टिव बन जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब कुछ नंबर्स का यूज करते हैं। कैसे देखते हैं, देखो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे इसी रिएक्शन को लेते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स वाटर H2O, राइट। तो अभी क्या है, चलो अगर स्टेट्स भी मेंशन कर दिया, ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट, ठीक है। बट अभी क्या है कि अगर तुम रिएक्टेंट साइड ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है और दो ऑक्सीजन एटम्स है, टोटल देयर आर 4 एटम्स, राइट। हाउएवर ऑन द प्रोडक्ट साइड हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन एटम है, टोटल 3 एटम्स है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कितने सारे एटम्स है। जब H2 लिखा हुआ है तो ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर एक एटम है तो उनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, दो है तो डाई एटॉमिक, तीन है तो ट्राई एटॉमिक, लाइक दैट, राइट। तो और ये नंबर कभी भी चेंज नहीं करता है एज पर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोलता है कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। जैसे H2O में दो हाइड्रोजन एटम्स है और O ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, राइट। ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर बनाना है तो इसी रेशियो में कंबाइन करना है, ये रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा। वेदर यू ड्रॉ योर वाटर फ्रॉम योर हैंड पंप और टैप, और इट रेन्स, या चंद्र मून पर जो पानी मिला है वो भी जाकर चेक कर लोगे तो H2O ही रहेगा। अगर H2O नहीं है तो वो कुछ भी हो, पानी तो नहीं है भाई, राइट। तो ये रेशियो हमेशा सेम रखना है। तो जो नीचे में जो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स को बताता है जो कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर एज अ कोएफिशिएंट कोई नंबर लिख दें, 3, 5, 4 जो भी आपके मन से, तो वो चेंज कर सकता है क्योंकि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। अगर मैंने 4H2 लिखा है तो इसका मतलब है कि H2 के 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और हर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ठीक है।
बात समझ में आई? जो सबस्क्रिप्ट में है वो नंबर ऑफ एटम्स बताएगा विच विल नेवर चेंज, और जो नॉर्मली हम लोग कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा विच कैन चेंज एज पर द सिचुएशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है कि हम लोग हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है और दो ऑक्सीजन एटम्स है, चार इधर और इधर तीन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का। अगर हम लोग मास के टर्म्स में बात करें तो हमें क्या दिखेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1u, तो दो एटम है तो एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 2u। ऑक्सीजन का एक एटॉमिक मास, एक एटम का मास 16u होता है, तो दो एटम है एक मॉलिक्यूल में तो हो जाएगा उसका मास 32u। तो टोटल रिएक्टेंट्स का मास कितना हो गया 32u प्लस 2u 34u। इस साइड वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स है तो 1u प्लस 1u 2u, और एक ऑक्सीजन एटम है तो उसका 16u, राइट। तो ये हो गया आपका 18u। 18u इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर। तो हमें क्या दिख रहा है कि रिएक्टेंट साइड में हम लोगों ने मास लिया था 32 प्लस 2u 34u, प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है 18u। ये जो 16u की जो कमी आई है ये क्यों आई है? कोई एक्सप्लेनेशन है क्या हम लोगों के पास? अगर 16u कम मिल रहा है, एक ऑक्सीजन एटम कम मिल रहा है, राइट, तो वो एटम गया कहाँ? खत्म हो गया, कंटेनर के बाहर चला गया, राइट, कहाँ गया कहाँ? डू वी हैव एन एक्सप्लेनेशन और नॉट? वी डू नॉट, राइट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेंगे वो होगा बैलेंसिंग और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली दिस लॉ सेज दैट मास आल्सो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। मास की का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। मास खत्म नहीं किया जा सकता है और ना ही नया मास बनाया जा सकता है। ठीक है, जितने मास है उतना ही मास रहेगा। मास अगर नया बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटली इन्हीं पार्टिकल्स के पास तो मास है। इस पेन का जो भी मास है, राइट, हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है या जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब का जो टोटल सम होगा मास का, दैट वुड बी द टोटल मास ऑफ दिस पेन, राइट। तो नए मास बनाने के लिए आपको नए एटम बनाना पड़ेगा, नए इलेक्ट्रॉन्स, नए प्रोटॉन्स और या न्यूट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, विच प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। कम से कम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया, राइट। तो जो मास है वो बन नहीं सकता और खत्म नहीं हो सकता है। इसी लॉ को अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या थे? जो रिएक्ट कर रहे थे एरो के लेफ्ट साइड में। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कहना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि इधर जितना आपने मास लिया, आपने जितना मास इन्वेस्ट किया रिएक्शन में, आपको वापस ठीक उतना ही मास मिलना चाहिए। जो भी बना है प्रोडक्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब मिला जुला कर वापस उतना ही मिलना चाहिए, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, पर वो तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स दैट द इक्वेशन एंड द रिएक्शन इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली इस इन मासेस के साथ तुम रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, राइट। अगर स्ट्रिक्टली बोले तो ये रिएक्शन गलत ही है, ये इक्वेशन गलत है, सही नहीं। इसको सही बनाने के लिए हम लोग जिस टूल का, जिस तरीके का सहारा लेंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। बैलेंस करना का मतलब कि इधर का मास, रिएक्टेंट का मास और नंबर ऑफ एटम्स उधर के मास से बराबर कर देंगे। तो हमारे पास इधर चार एटम्स है, जिसमें दो हाइड्रोजन का है और दो ऑक्सीजन का है, तो हमें इधर भी चार एटम्स चाहिए। ध्यान रहे, ये चार एटम्स तो हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है एक हाइड्रोजन एटम ले ले और तीन ऑक्सीजन एटम्स ले, राइट, या दो हाइड्रोजन एटम्स ले ले और दो ऑक्सीजन एटम्स ले ले, ये भी कर सकते हैं। या तीन हाइड्रोजन एटम्स ले ले और एक ही ऑक्सीजन एटम ले। इस केस में भी तो चार एटम्स हैं टोटल, लेकिन क्या तीनों से काम चलेगा? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ इस वाले से काम चलेगा, दो हाइड्रोजन एटम और दो ऑक्सीजन, इन दोनों से कभी काम नहीं चलेगा। रीजन, तुम अगर वैसा करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल कर दोगे, लेकिन मास बराबर नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन एटम का और ऑक्सीजन एटम का मास तो अलग अलग है ना, तो अगर इन दोनों केसेस को लोगे तो मास
अलग ही रह जाएगा। हमें तो अल्टीमेटली मास को इक्वल करवाना है। वो तभी होगा जब जितने हाइड्रोजन एटम्स लिए थे उतने ही एटम्स वापस मिले और जितने ऑक्सीजन एटम्स लिए थे उतने ही वापस मिले। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो बराबर होना ही होना चाहिए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर मिलने चाहिए, राइट। तो जितने हाइड्रोजन एटम्स इधर है हमें बैलेंस करके उस साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही लाना पड़ेगा, और जितने ऑक्सीजन एटम्स इधर है उतने ही उधर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं बैलेंसिंग। करते कैसे? मोस्टली हम लोग ये काम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, मतलब तुक्का लगा लगा कर बैलेंस कर देते हैं। इसके और भी प्रॉपर तरीके होते हैं विच विल गेट टू स्टडी इन सीनियर क्लासेस, राइट, बट फिलहाल के लिए वो चलेगा। तो क्या करते हैं, इधर दो हाइड्रोजन एटम्स है और उधर भी दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये तो बराबर है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन इधर दो ऑक्सीजन एटम है और इधर एक ही ऑक्सीजन एटम, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तब तो काम हो जाएगा, है ना, इधर भी दो इधर भी दो, एकदम नहीं। अभी बताया था, जो लेटर नीचे लिखा होता है, जो नंबर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो कभी चेंज नहीं करता है, तो भूल कर भी H2O को H2O2 नहीं बनाना है, ऑलराइट। वो अगर कर दिया तो वह वाटर रहा ही नहीं मेरे भाई, वो कुछ और ही बन गया है। ठीक है, थोड़े स्मार्ट बच्चों को पता होगा कि इस कंपाउंड का, इस फॉर्मूले वाले कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। वाटर से तुम बना दोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर वहां पर 2 लिख दिया तो नहीं लिखना है, हम लोग कोई भी नंबर यहां लिख सकते हैं, यहां नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2। अब 2 ही क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था 2 और हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, तो जब यहाँ पे 2 लिखा तो क्या मतलब हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के। अगर यहाँ पे 2 लिखे तो क्या मतलब होता है, 2 एटम्स हो गए सिर्फ ऑक्सीजन के, बाकी सब वैसे ही रहा है। तो अब जब 2 यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि देयर आर 2 हाइड्रोजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें एक एटम मिला ऑक्सीजन का और इसमें भी एक एटम मिला ऑक्सीजन का, टोटल 2 हो गए, रिएक्टेंट साइड भी 2, प्रोडक्ट साइड भी 2, बराबर बैलेंस्ड। लेकिन जैसे ही किया, हमें अब क्या दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स तो एक ही मॉलिक्यूल में है, तो 2 दूसरे में भी तो होंगे, तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, 4, राइट। पहले हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इधर 4 एटम्स हो गए और इधर अभी भी 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इधर को चेंज कर देते हैं, हम लोग यहां पर लिख देंगे 2। तो अब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो दोनों में 2 2 एटम्स हैं, तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, 2 इसके 2 इसके, तो अब ये भी बैलेंस्ड हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम्स इधर और 4 हाइड्रोजन एटम्स उधर। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट। तो ये जो अब रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, जिसमें हमें फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस भी पता चल रहा है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना लेना है ये भी पता चल रहा है। अब इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये एकदम सही इक्वेशन, बिना बैलेंस्ड रहे वो रिएक्शन गलत होता। गलत क्यों होता, अगर मान लो कि मैं इसी सिचुएशन में क्या करता हूं, मैं आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देता हूं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बोलता है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। तो ये ना एक रेशियो है, रेशियो क्या है, 2:1:2। ये किसका रेशियो है, इस 2:1:2, इसमें जो 2 है वो ये वाला 2 है, जो 1 है वो ये वाला 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही है, और ये जो 2 है ये वाला 2। ये रेशियो बता रहा है कि ये रिएक्शन जब भी होगा ना इसी रेशियो को फॉलो करेगा। हर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और ये बात समझ में, और ये रेशियो इस रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स्ड रहेगा। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज रिएक्ट विद अ सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने आपको 2 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिए, तो आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, कोई शक नहीं।
अगर अब मैं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कर देता हूं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही देता हूं, तब क्या होगा? मैंने हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा दिया है, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, तो वाटर अब ज्यादा बनेगा। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होगा नहीं। वाटर अभी भी 2 ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कैसे समझते हैं? रेशियो क्या बोल रहा है कि जो रिएक्शन है, बैलेंसिंग सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि कितना कितना रिएक्ट करेगा, बैलेंसिंग ये भी बता रहा है कि कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा, और कितना सॉरी कितने रिएक्टेंट कितने दूसरे वाले रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, और कितना प्रोडक्ट बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ही से तो रिएक्ट करता है, राइट? तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, राइट? तो इसमें क्या होगा कि ये जो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जो एक मॉलिक्यूल रह गया वो रह जाएगा बचा हुआ, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इट विल रिमेन अनरिएक्टेड, ये रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं बनेगा। तो रिएक्शन कुल मिलाकर अभी भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के ही बीच हो रहा है। एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है, वो तो बस है, राइट? तो इधर हमें वापस से 2 ही मिलेंगे। अगर मैं 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूं और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूं, तब क्या होगा? सिचुएशन इस बार भी कुछ सिमिलर ही है। इस बार 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट तो एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ करेगा, तो इसमें से जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इट विल रिएक्ट, और जो दूसरा वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है विल रिमेन अनरिएक्टेड, ठीक है? और बनेगा 2 ही वाटर मॉलिक्यूल। अगेन सिमिलरली आप अगर शफल करते रहो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्शन उसी रेशियो को फॉलो करेगा जिसको वो बैलेंसिंग पर फॉलो करता है। बाकी जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा किसी भी रिएक्टेंट का, वो अनरिएक्टेड बचा हुआ रह जाएगा, डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ऑलराइट? तो वो रिएक्टेंट जो बचा हुआ रह गया, बचा हुआ रह गया का मतलब कि वो एक्सेस अमाउंट में था, जरूरत से ज्यादा था, ठीक है? जब हम लोग रिएक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन कम है कौन ज्यादा, तो हम लोग एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग जरूरत के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। इस वाले में अगर देखा जाए तो दोनों बराबर ही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये ज्यादा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जरूरत है एक की, है 2, इस इधर जरूरत है 2 ही की, तो 2 ही है, राइट? तो ये उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा है। तो वो वाला रिएक्टेंट जो अमाउंट में ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो, या सिंपली जिसका थोड़ा सा अमाउंट अनरिएक्टेड बचा हुआ रह जा रहा है लास्ट में रिएक्शन के, उस वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। रिएजेंट मींस रिएक्टेंट। सो इन दिस केस जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि वो बचा हुआ रह जा रहा है। अगर इसके पहले वाला केस देखें तो इसमें हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि इस बार पिछली बार वो बचा हुआ रह गया था, ठीक है? ये एक्सेस में। और जो दूसरा वाला रिएक्टेंट हुआ जो कंप्लीटली फिनिश हो गया, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, जिसमें कुछ बचा नहीं, तो उसका अमाउंट एक तरीके से कम था, तो उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में ये लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट? रिएजेंट मींस रिएक्टेंट, और पिछले केस में ऑक्सीजन वाज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो कंप्लीटली रिएक्ट करके खत्म हो गया, ठीक है? क्योंकि ये रिएक्शन को लिमिट कर रहा है ना, उसका अमाउंट कम है, तो जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि अब रिएक्ट करने को तो वो बचा ही नहीं है, तो वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स बीइंग कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाइल द अदर वन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट बिकॉज़ इट्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है? तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका अमाउंट या रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह जैसी चीजें भी लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिटरमिन होती है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से रिएक्शन के डिटेल्स, रिएक्शन के फैक्टर्स डिटरमिन होंगे या चेंज होंगे, एक्सेस रिएजेंट से नहीं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पर ही रिएक्शन बेस्ड है, एक्सेस रिएजेंट तो बचा हुआ रह जा रहा है, ठीक है? और लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली फिनिश हो जा रहा है, तो वो जैसे ही खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा। तो जब भी ऐसे रिएक्शंस आपको मिले या ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज कि फाइंड आउट कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा वाला एक्सेस रिएजेंट है। एक बार पता कर लिया कि हाँ ये लिमिटिंग रिएजेंट है,
तो अब आगे का काम उसके हिसाब से होगा, आपको उसी के हिसाब से बढ़ना है, क्योंकि रिएक्शन कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कितना बचा रह जाएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो सब कुछ वही डिटरमिन करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पता करो कि लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं कि दोनों का अमाउंट जस्ट बराबर हो जितना कि होना चाहिए उससे, ठीक है, जस्ट जितना जितनी जरूरत है उतना ही हो, तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट रेशियो के हिसाब से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें जरूरत है ऐसे कॉन्सेप्ट पर, बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट पे, और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये सब बताया, इसके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चंस करोगे तभी चीजें बेहतर समझ में आएंगी, आपका प्रैक्टिस होगा अच्छे से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बैलेंसिंग के और ये लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट टाइप। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट, क्वेश्चंस करो, उससे चैप्टर ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक दो पॉइंट मान लो मिस हो गया, नहीं भी समझ में आया, सो डू नॉट वरी, क्वेश्चंस के साथ वो समझ में आ जाए। तो क्वेश्चंस करना ज्यादा जरूरी है थियरी समझने से, राइट? प्रैक्टिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, यू पेड अस अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please visit us back. So let's meet again. Thank you. Thanks a lot.